मैं बसंत स्वागत करता हूँ उत्सव क्लासेस पर। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने क्वेश्चन उस प्रकार से चयनित किए हैं जो कि सभी टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट हो, रीट हो या फिर कोई अन्य अन्य राज्य की परीक्षा हो। ठीक है, तो साथियों इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चनों को रखा है और 30 प्रश्नों का ये आपका मॉक टेस्ट रोजाना होगा। तो आप जुड़े रहिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। साथियों, मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमें उस ऑप्शन को चयनित करना होता है जो कि सबसे बेहतर, सबसे मजबूत दिखता है। ठीक है, अब मूल्यांकन के बारे में प्रश्न है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। ठीक है, दूसरा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। उपचारात्मक मतलब वे बालक जिनको सामान्य रूप से सभी बालकों का जो समझने का स्तर होता है उसके स्तर से, उन स्तर से अलग किसी बालक अगर स्तर हैं तो उसको अलग से कक्षाएं उपलब्ध करवाना, वो उपचारात्मक शिक्षा होती है। सी है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद अंतिम है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है वो पुष्टि पोषण करना। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे मजबूत जो ऑप्शन आपको डी वाला दिख रहा है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, यानी मूल्यांकन के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि आखिर बच्चे को सिखाया गया ज्ञान क्या उसके जीवन में उपयोगी है। इसका भावार्थ ये हो रहा है क्या उसके जीवन में उपयोगी है या नहीं। केवल ये नहीं है कि लेवल करना है, बच्चे को जांचना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितना याद है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आप देख पा रहे हो कि ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि मूल्यांकन में ये सारी गतिविधियां होती है, लेकिन ये गतिविधियों तक ही सीमित नहीं होता है। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो उसमें सबसे मजबूत ऑप्शन आपको डी वाला दिख रहा है। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कक्षा में जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें उन्हें क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद प्रश्न करने की सलाह दी जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है। कक्षा के बाद प्रश्न करने की सलाह दी जाए। कक्षा के बाद कौन सा प्रश्न, जब कक्षा के दौरान छात्र को मौका देना चाहिए कि उसी टाइम वो क्वेश्चन करे। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हो सकता है सही। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, अब लगातार प्रश्न पूछेगा तो उत्तर कब जानेगा। ठीक है, लगातार प्रश्न पूछना भी ज्ञान का कोई सार्थक अर्थ उसमें नहीं प्राप्त होता है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कब होगा, जब बच्चा स्वतंत्र रूप से उत्तर कब ढूंढेगा, जब उसे कक्षा की जो चर्चा हो रही शिक्षा संबंधी वह करेगा, वह उसे प्रोत्साहन मिलेगा और वो कक्षा में सहभागिता अच्छे से करेगा, तभी वो जो है उत्तर ढूंढेगा शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्न का। तो ये बाद की प्रक्रिया है। सही उत्तर आपका बी वाला होगा। साथियों, अंत में आप कमेंट ज़रूर करें कि आपका जो है स्कोर कितना रह रहा है। ठीक है, उससे क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और आपकी सहभागिता भी दिखाई देगी। उसी के साथ मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है और अगली क्लास में मैं उस उत्तर को सभी साथियों में शेयर करूँगा ताकि आपकी भी सहभागिता इसमें बनी रहे। ठीक है, मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। वाटसन, मॉर्गन, मैकडूगल या फिर बोरिंग द्वारा। तो यह परिभाषा जो है साथियों मॉर्गन द्वारा दी गई है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मॉर्गन ने यह बात कही है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। मॉर्गन जो है इनके द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान में किन किन का अध्ययन होता है, मानव का। ठीक है, मानव मन का अध्ययन होता है, पशु मन का एवं पक्षी मन का भी अध्ययन होता है। वो किस प्रकार से कि पशु जब पालतू बनाया जाता है पशु पक्षी को, तो उनको जो है किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वह भी मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, मॉर्गन द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से सकारात्मक संवेग नहीं है। प्रेम, स्नेह, आनंद, ईर्ष्या। अब प्रेम साथियों, प्रेम तो सकारात्मक ही, नकारात्मक कैसे हो सकता है। स्नेह की भावना भी सकारात्मक संवेग है। आनंद भी एक सकारात्मक संवेग, लेकिन ईर्ष्या मतलब सामान्य शब्दों में कहें तो जलन होना,
ये नकारात्मक संवेग हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। साथियों एक और महत्वपूर्ण बात, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जो भी सोशल मीडिया है हर जगह वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सभी साथियों तक पहुंच सके जिनको मॉक टेस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, लगातार हम मॉक टेस्ट जारी रखेंगे ताकि एग्ज़ाम आने तक हमारे जो है हम पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएं, हमारा ब्रेन पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके बीच, एक अच्छा शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक की विशेषताएं हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा को पोषण करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है सीखने के प्रति, यही शिक्षक की मेन पहचान होती है। बच्चों के अंदर अगर सीखने की कोई जिज्ञासा नहीं है, लालसा नहीं है, तो उनको सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये भी सत्य है। विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल, अगर विद्यार्थी एक दूसरे से संवाद करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, संवाद मतलब जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरे सामने कोई व्यक्ति है तो वह भी कुछ कह रहा है, हम दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं, ये संवाद होता है। तो संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चों का जो भाषाई कौशल है उसका विकास होगा उससे। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थिति में सम्मिलित करना। लेकिन वैश्विक परिस्थिति किस प्रकार से, जो सामाजिक परिस्थिति है, ठीक है, इनमें उनका समायोजन होना, परिचित करवाना। ठीक है, पेड़ पौधों वृक्षों से इंडस्ट्रीज़ हैं, यातायात हैं, यानी सारी वे चीज़ें जो इंसान के लिए उपयोगी हैं और इंसानों से संबंधित है, उनकी वास्तविक पहचान बताना, ये भी एक शिक्षक का गुण होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो रहा है ये सभी। अगला प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड, जॉन वी वॉटसन, स्किनर या फिर कोलीमन ग्रिफिथ? तो साथियों याद रखिएगा आप, खेल मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है? कोलीमन ग्रिफिथ हैं। ठीक है, बिल्कुल इन चीज़ों को आप याद करिए, किसी प्रकार से रिलेट करने का प्रयास कीजिए, उससे आपको चीज़ें याद रह जाएगी। कोलीमन ग्रिफिथ, इन्होंने खेल मनोविज्ञान की स्थापना, यानी ये इनके जनक हैं। अगला है, कौन सा रोग जल प्रसारित होने वाला नहीं है? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसको दमा भी कहा जाता है। ठीक है, दमा रोग, टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कौन सा रोग है? अब हैजा साथियों यह भी पानी से फैलता है, और टाइफाइड जो होता है इसमें छोटी आंत प्रवाहित हो जाती है, ये भी पानी से, दूषित पानी, दूषित भोजन से होता है। हेपेटाइटिस भी पानी से ही फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जो है, ये पानी से नहीं फैलता है, ये स्पर्श से, संपर्क में आने से फैलता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटकीय प्रदूषक है, या फिर अपघटनीय उर्वरक है, या फिर डाइक्लोरो है? डीडीटी पर्यावरण का क्वेश्चन है। डीडीटी क्या है साथियों, इसके बारे में समझिए आप। यह एक कीटनाशक बनाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है, जो कि हर एक कीटनाशक को बनाने में डीडीटी को जरूर सम्मिलित किया जाता है। और डीडीटी बहुत ही जहरीला होता है, और यह कभी भी अपघटित नहीं होता, यानी अनअपघटकीय प्रदूषक होता है डीडीटी, जो कि कीटनाशक में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि हम भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमारे आसपास घटित होती हैं। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रणाली नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है। पर्यावरण से हमारा जो जुड़ाव है वह जन्म से अंत तक रहता है। अब सी वाला ऑप्शन है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। ठीक है, सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, समेकित प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए बिल्कुल होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब कौन सा सिद्धांत नहीं हो रहा है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ऐसा नहीं है, पर्यावरण जो है जीवन पर्यंत चलता है। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सोचने जैसा लग रहा है। ये क्वेश्चन सन 2011 में पूछा गया था साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में 2011 पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि लेवल क्या रह सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों के आधार पर कक्षा, या उपरोक्त सभी?
अब यहाँ पे बिना सोचे समझे हम उपरोक्त सभी जरूर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से समझना है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, क्या कक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक पहले, सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तक क्या है? शिक्षक सहायक सामग्री, न कि छात्र सहायक सामग्री। पाठ्य पुस्तक शिक्षक सहायक सामग्री है, यानी शिक्षक को किस आधार पे चलना है, न ऊपर न नीचे, केवल एक लेवल में चलना है। वह कौन बताता है? पाठ्य पुस्तकें बताती हैं। और उन्हीं के आधार पर शिक्षक को गतिविधि आधारित, प्राइमरी लेवल की बात हो रही, पीएस की बात हो रही है, तो यहाँ पे गतिविधि आधारित शिक्षा ही होनी चाहिए। नीरस शिक्षा हो जाएगी। अगर पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा करवाई जाएगी तो वो नीरस हो जाएगी, बच्चे को उसमें आनंद नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे सोने लगेंगे, बहुत सारी कंडीशनें कक्षा में बनती है, बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। तो सही उत्तर आपका होगा गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा ये भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक को क्रिएटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। वो खुद नई नई गतिविधियाँ तैयार करे और बच्चों के सामने परिस्थिति के अनुसार उन गतिविधियों को करवाए, ठीक है। तो गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों का संचारित होना कहलाता है। यानी कि उन जो इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल की बात करते हैं, ठीक है। ताजमहल के आसपास यातायात वाहन नहीं चलाने दिए जाते हैं, वो इसीलिए उनको उन पे रोक लगाई गई है, क्योंकि वाहनों से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें निकलती हैं जो कि वायुमंडल के साथ मिल जाती हैं, और जब वर्षा होती है तो उनके साथ बूंदों के साथ वो गिरती है, तो वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। जब अम्लीय वर्षा इमारतों पे गिरती है, मूर्तियों पर, संगमरमर की जो बनी हुई इमारत उन पे गिरती है, तो फिर उनका कलर जो है बिगड़ने लग जाता है, काला होने लग जाता है। उसे क्या कहते हैं? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, या फिर एरोसोल। तो उसे क्या कहा जाता है? स्टोन लेप्रोसी। उनके कलर में जो बदलाव होता है उसे स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एरोसोल क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि धुंध होती है, ठीक है, कुहासा होता है, जब वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जब सर्दियों के टाइम में जब जो कुहासा दिखता है आपको, ठीक है, तो वह एक प्रदूषक होता है, ठीक है, जो कि प्रकाश की किरणों के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करता है और एक प्रदूषक तैयार हो जाता है। एरोसोल क्या है? तो एरोसोल क्या होता है? हवा में जो कण होते हैं, हवा में जो कण होते हैं, मिट्टी के, धूल के, गैसों के, वो एरोसोल कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका स्टोन लेप्रोसी, यह जब पत्थरों का, इमारतों का जब कलर में बदलाव होता है अम्लीय वर्षा के कारण, तो उसे स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। प्रश्न है, कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। चलिए मैप में जाके देखने का प्रयास करते हैं, अपन पूरा ले लेते हैं इसमें। अटलांटिक महासागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, प्रशांत और दक्षिणी महासागर कहाँ है, जरा मैप में अपन देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिशा की बात करें तो ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। हिंद महासागर कहाँ पे है? ये अफ्रीका रह गई, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के इस दिशा में, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इसी के साथ दक्षिण के इस क्षेत्र में भी हिंद महासागर का कुछ हिस्सा आता है, और ये यहाँ पे पूरे हिस्से में हिंद महासागर फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करें अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक है और ये दक्षिण अटलांटिक है। तो ये अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि ये यहाँ से यहाँ देख पा रहे हो आप, पृथ्वी गोल होती है, तो ये इस प्रकार से फैला हुआ है प्रशांत महासागर। ऊपर जो महासागर है ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, ये यूरोप, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, सॉरी यहाँ पे अरब सागर है अपने भारत में, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि पूरा बर्फ से बना हुआ है, और ये है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से थोड़ा आप मैप में समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो सही उत्तर आपका हो रहा है हिंद महासागर है, जो कि आपने अभी देखा। अगला प्रश्न है, गणितीय संरचना उल्लेख करता है,
गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। दूसरा है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल या गणित कक्ष में बोलने की क्षमता। अब साथियों, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, यानी कुल मिला के भावार्थ ये हो रहा है कि गणित की प्रकृति क्या है, गणित कक्ष में बोलने की क्षमता विकसित कर रहा, क्या यही उद्देश्य होता है। ठीक है, ये सब है, लेकिन सबसे मजबूत ऑप्शन आपको देखना, तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है। कक्ष में बोलने की क्षमता केवल विकसित करना ये गणित का उद्देश्य नहीं है। गणितीय प्रश्नोत्तरी भाग, क्या यही उद्देश्य होता है कि प्रश्नोत्तर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ ताकि वो किसी भी प्रश्नोत्तरी में भाग लेके अव्वल आ पाएँ, यही उद्देश्य होता है? नहीं होता है। कहने का मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, ये मायने नहीं लगता है। ये है कि बच्चे ने अपने जीवन से कितने हद तक जोड़ा है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में डाउट है। गणितीय विचारों को समाहित करना, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आ रही है। गणित के जो विचार हैं उनको समाहित करना, उनको प्रैक्टिकल करना। उनके परिवेश से जुड़ी वस्तुओं से ही सवाल होते हैं बच्चों के, कि जैसे कि बच्चा किसी दुकान पे गया है, उसने 10 रुपये 5 रुपये में कुछ खरीदा है, तो फिर उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो ये इस प्रकार से परिवेश से जुड़े हुए क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर सही होगा, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ठीक है, अगला है अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। यानी एक शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, एक गणितीय शिक्षक का सभी अवधारणा को समझाना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए कि बहुत जल्दी सवाल करवाना क्या शिक्षक का अच्छा गुण है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों का स्तर अलग अलग है, तो उनको जब तक समझ में नहीं आए स्तर को, उस हिसाब से शिक्षक को चलना है, उनके साथ चलना है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, क्या केवल सूत्रों को, पीएस की बात करें, प्राइमरी लेवल की बात करें, क्या सूत्र बच्चों के लिए उपयोगी है? नहीं, बच्चों के लिए केवल प्रैक्टिकल शिक्षा ही प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए, जो कि गतिविधि आधारित होनी चाहिए, नीरस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो बच्चों पर थोपी जाए। सवालों के उत्तर देने के लिए तकनीकी निपुणता यानी कि जैसे कि कैलकुलेटर से या किसी अन्य साधन से जवाब देना, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहे। डी वाला सा होगा सही, कि सभी अवधारणाओं को समझाना और लागू करना। ठीक है, सभी अवधारणाओं को समझाना और कुछ जीवन से जोड़ना और उसमें संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह परिभाषा किसकी है? आइंस्टीन की, हार्वर्ड कमेटी की, होगवेन की या गोस की? तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है गणित की? तो आपका सही उत्तर होगा होगवेन ने यह परिभाषा दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। देखिए, कक्षा 5वीं में भिन्न के सवाल होते हैं और उसमें शिक्षक किस प्रकार से भिन्नों को समझाए। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों में पहचान करना, क्या ये इस चीज़ से क्या बच्चे सीख जाएंगे? एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराना, या भिन्नों को बटे के रूप में लिखकर प्रस्तुत करना, या इनके आसपास की वस्तुओं की भिन्नात्मक भागों में पहचान कराना। देखिए, अब यहाँ पे भी प्रैक्टिकल की बात हो रही है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है कि आसपास की वस्तुओं से जोड़ना। जैसे कि भिन्न लिख रहा हूँ मैं, ऊपर है अंश, नीचे है हर 1/2। 1/2 को किसी वस्तु से अगर जोड़ा जाए, जैसे कि मैं इसको जोड़ता हूँ स्कूल के चौक से जोड़ता हूँ। ठीक है, ये चौक हैं, 1/2 का सीधा सा मतलब क्या होता है? आधा होता है। अब चौक को 1/2 करना मतलब आधा करना, तो यहाँ से ये तोड़ दिया, ये आधा हो गया। मतलब इस प्रकार से बटे को आसपास की वस्तुओं से पहचान करवाना, आसपास की वस्तुओं से जोड़ना, ये होता है सही ज्ञान। इसी माध्यम से शिक्षक को ज्ञान करवाना है, इसीलिए हम शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्यांकन कब प्रारंभ हुआ? 1860, 1960, 1970 या 1971 में? तो भारत में जो है साथियों मूल्यांकन, वह कोठारी आयोग ने इस पर सर्वाधिक जोर दिया है। ठीक है, मूल्यांकन पर कोठारी आयोग ने सर्वाधिक जोर दिया है। कोठारी आयोग, हिम्मत सिंह कोठारी थे इनके अध्यक्ष, और 1966 में कोठारी आयोग गठित हुआ था। और मूल्यांकन का प्रारंभ जो है यह 1960 से ही हो गया था भारत में। कब से? 1960 से मूल्यांकन प्रारंभ हो गया था। और कोठारी आयोग ने सतत मूल्यांकन पर जोर दिया, निरंतर सतत मूल्यांकन। ठीक है,
जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। सर्वाधिक जो बल दिया है वो कोठारी आयोग ने मूल्यांकन पर दिया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्रभावी सहायक सामग्री है। टीएलएम की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, श्रव्य दृश्य चौक एवं बातचीत, या फिर दृश्य श्रव्य। तो सबसे प्रभावी सामग्री वही होगी दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, एक चीनी कहावत है जो कि बाद में मारिया मोंटेसरी ने वह कहावत कही थी कि मैंने सुना तो मैं भूल गई, मैंने सुना मैं भूल गई। ठीक है, मैंने देखा कुछ याद रहा और मैंने किया तो मुझे याद हो गया। ठीक है, तो मारिया मोंटेसरी ने कौन सी शिक्षा पद्धति पे जोर दिया? करके सीखना। ठीक है, स्वयं करना और सीखना। अब यहाँ पे देखिए, दृश्य सबसे मजबूत, केवल श्रव्य करना शिक्षा इतना प्रभावी नहीं होगा, केवल दृश्य इतना प्रभावी नहीं होगा। दृश्य श्रव्य देखने के साथ सुनना, जैसे टेलीविज़न है, टीवी के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से देखना और सुनना, ये सबसे उपयोगी सहायक सामग्री। अगर यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होता ऑप्शन में तो आपका केवल कौन सा सही होता? फिर दृश्य, यानी हमने सुनी हुई बात हम भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई बात थोड़ी याद रहती है। लेकिन सुन भी रहे और देख भी रहे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द का उपसर्ग क्या होगा? स, सम या फिर सड़, सन। तो संकल्प शब्द का उपसर्ग आप देख पा रहे हो क्या है? सम है। बी वाला ऑप्शन, संसर्ग शब्द का उपसर्ग क्या है? सम है। ठीक है, उपसर्ग जो है आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। हिंदी में जो क्वेश्चन बनेंगे वो 15 व्याकरण से और 15 शिक्षा शास्त्र से बनेंगे, और व्याकरण गद्यांश और पद्यांश में से पूछी जाएगी, जिसमें कुछ उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, समानार्थी शब्द, शब्द का ज्ञान, शब्द शक्ति, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, चप्पल शब्द का विलोम होगा गंभीर, चेतना, चतुर या उन्मूलन। अब चप्पल वो चप्पल नहीं है जो हम पहनते हैं। ठीक है, ये चप्पल हम सामान्य रूप से कहते हैं कि जो ज़्यादा बातें करता है, जो ज़्यादा बातें करता है उसे हम चप्पल बोल देते हैं कि ये बहुत चप्पल है। तो इसका अपोजिट होगा गंभीर। ठीक है, ज़्यादा बातूनी जो व्यक्ति होता है उसे चप्पल कहते हैं, और इसका अपोजिट होता है गंभीर। ठीक है, इसके अलावा चेतना का विलोम होता है मूर्छित हो जाना। ठीक है, ये होता है। और चतुर का होता है मूढ़। ठीक है, मूढ़ बुद्धि आपके पर्यावरण इसमें है, बाल विकास में जो बुद्धि के प्रकार है उसमें है मूढ़ बुद्धि। ठीक है, चतुर होता है और उसका ठीक उल्टा है मूढ़ बुद्धि, यानी मूर्ख। ठीक है, उन्मूलन का मतलब होता है कम करना। ठीक है, और उन्मूलन का उल्टा होता है स्थापना करना, यानी बढ़ावा देना। ठीक है, स्थापन करना, ये इसका अपोजिट होगा। अगला है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में, बहुवचन में, या एक वचन बहुवचन दोनों में ही। प्रत्येक, सबसे पहले इसको समझिए। प्रत्येक का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है हर एक। क्या होता है? हर एक, यानी कि लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक की बात हो रही, हर एक की बात हो रही, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति से बात हो रही है। प्रत्येक से, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाइए, तो क्या आप एक साथ सभी लोगों से हाथ मिलाएंगे? नहीं, हर एक से जाके मिलाएंगे। मिला तो एक ही व्यक्ति से रहे हैं एक टाइम में, तो क्या होगा? ये एक वचन है। प्रत्येक शब्द क्या है? ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। और अभी कोरोना चल रहा है तो उसमें वो भी हम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि नाटक शिक्षण में नहीं आती है? अभिनय विधि, आदर्श नाटक पठन, रंगमंच प्रणाली, या फिर गंभीर वाचन। अभिनय विधि, ठीक है, जैसे किसी नाटक में कोई व्यक्ति है, किसान है, तो ठीक है, तो वो किसान का रोल कोई छात्र करने लग जाएगा, लेकिन उसमें अभिनय में क्या होता है कि वेशभूषा में परिवर्तन नहीं होता। वेशभूषा वही पहनता है बच्चा जो उसने पहन रखी है या उसने पहन रखी, केवल अभिनय किया जाता है। आदर्श नाटक पठन, यानी कि कोई मजाकिया नाटक है तो शिक्षक उस वे में उसे पढ़ेगा। ठीक है, कोई गंभीर नाटक है तो उस वे में, ठीक है। उसी प्रकार कोई संदेश देने वाला नाटक है तो मतलब अलग अलग प्रकार के नाटकों को अलग अलग प्रकार से पढ़ना एक आदर्श नाटक पठन हो गया। रंगमंच में क्या होता है कि इसमें भी अभिनय किया जाता है, लेकिन इसमें वेशभूषा जो है वह चेंज की जाती है, नाटक पात्र के अनुसार ही वेशभूषा धारण की जाती है। गंभीर वाचन जो है यह नाटक का कोई शिक्षण विधि नहीं है, क्योंकि गंभीर वाचन जो है ये व्याख्या विधि का एक उपभाग हो गया है। व्याख्या विधि में गंभीर वाचन किया जाता है, जिसमें केवल शिक्षक केंद्रित विधि होती है व्याख्या विधि। इसमें छात्रों की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती।
उच्चारण को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये सभी। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा आप जरूर लगाइएगा। शारीरिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव में क्या हो गया, इंद्रिय संबंधित, जैसे कि नाक, सॉरी इंद्रिय संबंधित कैसे, जीभ, जीभ हैं, होठ हैं, मसूड़े, दांत हैं, कंठ हैं। अगर इनका शारीरिक रूप से सही विकास नहीं हो पाया तो फिर उच्चारण प्रभावित हो जाएगा, सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो ये तो सही है आपका। दूसरा है भौगोलिक, भौगोलिक प्रभाव भी होता है, जैसे कि चाय, ये शब्द होता है हिंदी में, चाय शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र हम मालवा की बात करें तो यहाँ चाय, चाय को सा बोल देते हैं, सा, ठीक है। चीनी को, शक्कर को क्या बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, ठीक है। शक्कर, शक्कर को शक्कर बोल देते हैं। तो ये क्या प्रभाव है, ये उच्चारण संबंधी प्रभाव का कारण क्या है, भौगोलिक प्रभाव, ठीक है। जैसे कि पंजाब की बात करें तो पुत्र को क्या बोलते हैं, पंजाब की बात करें तो पुत्र को क्या बोला जाता है, पुत्र को क्या बोला जाता है, वहाँ पे पंजाबी में पुत्र को पुत्र बोला जाता है, पुत्र। तो ये क्या है, भौगोलिक प्रभाव है। उसके बाद सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से, जैसे कि मातृभाषा है, कोई बालक मातृभाषा में बात कर रहा है, मातृभाषा जो कि उसके घर परिवार परिवेश से सीखी है, तो ये क्या है, सामाजिक प्रभाव है। उसने किस प्रकार से जो भाषा प्रयुक्त करेगा, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी हो। लेकिन जैसे कि कोई स्कूल है तो स्कूल में वह मानक भाषा सीखेगा धीरे धीरे, प्रारंभिक समय में वो मातृभाषा ही सीखेगा, मातृभाषा में ही बात करेगा। उसके बाद कक्षा के दौरान फिर वह मानक भाषा, यानी जिसकी व्याकरण हो, नियम हो, वह मानक भाषा होती है, उसे सीखेगा। तो ये सामाजिक प्रभाव हो गया। सही उत्तर होगा ये सभी। अब साथियों मैं क्वेश्चन को इस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है फिर भी आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन के माध्यम से ही। तो बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। द्विभाषी मतलब हमारी जैसे दूसरी भाषा कौन सी रखी जाती है, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को चयनित किया जाता है दूसरी भाषा के रूप में, पहली भाषा हम हिंदी चयनित करते हैं, तो वही बात हो रही है। पद्धति क्षेत्र नहीं है, प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन या गोष्ठी, विदेशी भाषा शिक्षण, अनुवाद शिक्षा। अब अनुवाद शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षण के लिए हमें अनुवाद शिक्षा ही इंपॉर्टेंट होती है, अनुवाद से ही हम सीख सकते हैं। विदेशी भाषा शिक्षण, तो ये भी द्विभाषा पद्धति के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे अंग्रेजी ये विदेशी भाषा हो गई। सम्मेलन और गोष्ठी होती है तो वहाँ पे भी दो भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी, या अन्य भाषा है तो उसका भी। लेकिन जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्राइमरी लेवल की बात हो रही, तो यहाँ पे बच्चा पहली बात तो मातृभाषा में बात करेगा, दूसरी बात वो मानक भाषा सीखेगा। तो यह क्षेत्र सीधा ही द्विभाषी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है यह ज़रूरी नहीं है कि बालक अंग्रेजी में बात करें, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें कोई भी कठोरता से यह नहीं कहा गया है कि बालक को अंग्रेजी बोलना ही बोलना है, वह धीरे धीरे ही सीखेगा। और किसी भी भाषा को हम सुनते हैं तभी सीखते हैं। अगर शिक्षक द्वारा कोई भाषा प्रयुक्त नहीं हो रही है, अंग्रेजी अगर शिक्षक द्वारा नहीं बोली जाती है, तो वो बालक भी अंग्रेजी नहीं सीखेगा। अतिथि देवो भव, यह किस उपनिषद से संबंधित सूक्ति है? छांदोग्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद। अब साथियों संस्कृत से क्वेश्चन आपका, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को देवता के समान, जैसे कि माता पिता देवता की जो आदर किया जाता है, पूजा की जाती है, उसी प्रकार अतिथि को देवता माना गया, ठीक है। तो यह सूक्ति जो है ये कहाँ से आई है, कहाँ से ली गई है? तो ये है तैत्तरीयोपनिषद से। कहाँ से? तैत्तरीयोपनिषद से। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत का क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यादर शंकनीय, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? अत्यादर यानी साथियों इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हमारा जब अत्यादर, ज़रूरत से अधिक कहीं आदर किया जा रहा है तो वह शंका का विषय बन जाता है। हमें फिर शंका होने लग जाती, कोई ना कोई गड़बड़ है कि हमारा इतने आदर किया जा रहा है, बार बार चाय आ रही है, खाने के लिए बुलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, प्रेम से बिठाया जा रहा है, तो कुछ अंतर अगर दिया, मतलब अत्यादर, आदर तो किया जाना, सिंपल सा आदर किया जाता है, लेकिन आपको लग रहा है कि अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा आदर किया जा रहा है, तो फिर वह शंका का विषय बन जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है भाई। तो यह कहाँ से ली गई? अभिज्ञान शकुंतलम से, मुद्रा राक्षस, या फिर उत्तरा रामचरित से, या मृच्छकटिकम। तो आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो है अत्यादर शंकनीय, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति साथियों मुद्रा राक्षस से ली गई है।
कहाँ से ली गई हैं? मुद्रा राक्षस से। अगला प्रश्न है अ ई उण रील री क आदि ये 14 सूत्र इसलिए कहे कहे जाते हैं, या इनको क्या कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानी सूत्र, चतवारी सूत्र। ये क्या है? अब यहाँ पे दो ही सूत्र लिखे गए हैं। ये 14 सूत्र है, ये महेश्वर सूत्र हैं। कौन से सूत्र प्यारे साथियों? महेश्वर सूत्र हैं, और ये पाणिनि द्वारा लिखे गए हैं। और भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया उस समय जो ध्वनियाँ निकली थी वही महेश्वर सूत्र लिखे गए, और उन्हीं से जो है संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनको चतवारी सूत्र, चतुर्दशानी सूत्र और चतुर्दश सूत्र ये तीनों कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। संस्कृत में चतुर्दशानी सूत्र कोई शब्द नहीं होता है और चतवारी सूत्र नहीं होता है। चतुर्दश का मतलब ही 14 होता है, इसलिए आपका सही उत्तर ए ही होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए थोड़ा खेद है मुझे। अब आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र या चतुर्दश सूत्र? यहाँ पे देखिए चतुर्दश सूत्र मतलब 14, महेश्वर सूत्र की बात हो रही। महेश्वर सूत्र यानी जो शिव से प्राप्त हुए, ठीक है। और शिव सूत्र भी का अर्थ भी यही हो रहा है। सही उत्तर होगा ये सभी। अगला है अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये स्वर है। अच क्या है? स्वर है, और इनमें कितने वर्णों की संख्या होती है? ठीक है, ये भी आगे बात करेंगे अपन। 7, 9, 12 या फिर 5। तो आपका सही उत्तर होगा 9 होती है अच प्रत्याहारों में कुल वर्णों की संख्या। अगला प्रश्न है वर्णोच्चार शिक्षणेन कस्य नियमित प्रशिक्षण फलित? यानी कि जो वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसमें किस कौशल का विकास होता है? स्वर यंत्रस्य, स्वरेन्द्रियस्य, घ्रोणेन्द्रियस्य, स्पर्शनेन्द्रियस्य। संस्कृत के जो शब्द होते हैं साथ ही बहुत ही उच्चारण में बहुत ही जोर हमें लगाना पड़ता है, कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है। अब आगे आप देखिए कौन सा सही होगा आपका। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रवण इंद्रिय। यानी कि जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो श्रवण संबंधी इंद्रियां, इसका अर्थ क्या हो रहा है? श्रवण इंद्रियां, श्रवण इंद्रियों का क्या होता है? इसमें कौशल का विकास होता है। तो प्यारे साथियों 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज का आपका प्रश्न आपके सामने, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे अच्छे से डिटेल में आप लिखेंगे कल के क्वेश्चन में, कल के जो क्लास है उस क्वेश्चन को मैं शेयर करूंगा सभी के साथ, ठीक है। तो आप लिखिए पावलोव के बारे में। पावलोव के बारे में आप क्या जानते हैं पूरा डिटेल में आप लिखेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में सबसे पहले उसको मैं शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, अन्य साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।